गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? पढ़ाई चल रही है? ओके। तो जो भी कुछ पढ़ाई करिए सिलेबस के अकॉर्डिंग करिएगा। ओके। तो जो हमारा क्लासेस है उसमें हमने देखा सीबीएसई के कुछ सिलेबस कुछ सब्जेक्ट के चेंज हुए हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो सिलेबस चेंज हुआ है, आप लोग ने देखा होगा। ठीक है। अब उसके बाद एक और आगे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी चेंजेबल होगा। ठीक है। उसमें क्या चेंजेबल होगा? अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आए थे। ठीक है। जिसमें से 10 क्वेश्चंस कैसे थे? एमसीक्यू के थे। ओके। 5 क्वेश्चंस जो थे वे फिल इन द ब्लैंक्स थे। ओके। और जो 5 क्वेश्चंस थे वे वन वर्ड आपको रिटेन करने थे। ओके, ये था। लेकिन अब 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये जो 20 क्वेश्चंस आ रहे थे तो अब वन थर्ड यानी 33% आपके जो क्वेश्चंस होंगे 20 वे सभी के सभी कैसे होंगे? एमसीक्यू होंगे। सभी एमसीक्यू होंगे आने वाले समय में। ओके। हो सकता है 2021 में आ जाए आपका। ओके। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ये भी हमने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल होंगे और कॉम्पिटिटिव होंगे। इसीलिए जो भी हम कुछ फिजिक्स में पढ़ रहे हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहें, फिर उसके बाद हम 120 जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आसानी से कर सकें। ठीक है। तो ये तो था कुछ सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो 33%, 1/3 ऑफ सिलेबस का जो होगा वह 20 क्वेश्चन जो होंगे वे आपके 20 से 25 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सबके सब एमसीक्यू होंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी होंगे और सारे का सारा कॉन्सेप्ट बेस होगा। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभी हमने मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ा था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ओके। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए जो कॉन्सेप्ट था हमारा, तो अभी हमने पढ़ा हुआ है मैटर की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मैटर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था 2 तरीके का। ओके। एक था आपका मास और दूसरा आपका था चार्ज। ओके। ये तो हमने मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ा था। ठीक है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज, मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, यानी फोर्स अप्लाई होता था दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ओके। चार्ज की वजह से भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता था। ठीक है। तो हमने मास की वजह से जो फोर्स लगा था उसका नाम रखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा था उसका नाम रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इस तरह से। ठीक है। तो मास जो फोर्स लगा रहा था तो हमने देखा अगर 2 मासेस है m1 और m2, हमने इसको बताया हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, उसको लेते हुए हम कूलम्ब्स लॉ पर आते हैं। ठीक है। जो हमारे मासेस थे m1 और m2 मासेस थे, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वह था r। ठीक है। तो इसको न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने बताया कि ये जो मास है जो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, कितना लगाता है उसका कैलकुलेशंस, उनका फार्मूला न्यूटन ने दिया था। ओके। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ भी दिया, उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो इसका जो फोर्सेस था इन दोनों के बीच, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके। और फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये था। ठीक है। जब इन दोनों को हमने मिलाया था तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हमने रिटेन किया F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ओके। तो ये न्यूटन ने दिया। ठीक है।
तो ये मास की वजह से फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका हमने फार्मूला न्यूटन ने फार्मूला बताया, ये फार्मूला होता है। ओके, तो इसी तरीके से चार्ज भी एक मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है। ओके, तो ये जो फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, इसका कैलकुलेशंस कौन किया? कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स ने ये बताया कि मास भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है और चार्ज भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उससे ये कॉन्सेप्ट आया कि जिस तरह से मासेस का हमने फार्मूला डिराइव किया, उसी तरीके से हम चार्ज को भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी का कॉन्सेप्ट लिया गया चार्ज, क्योंकि ये भी फोर्स लगाता है तो ये भी फोर्स लगाता है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट वही रहा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्जेस हुए, दो चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, फिर उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस r डिस्टेंस हमने सपोज किया। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो कितना फोर्स लगाते हैं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, फिर उसके बाद हमारा हुआ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये हुआ। ओके, तो इसको भी हमने इसी तरीके से सिमिलरली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ये मिला हमको। ठीक है, तो यहां से प्रोपोर्शनल रिमूव होगा, एक कांस्टेंट आएगा लाइक एस। ठीक है, तो यहां पर हुआ फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम रखा है हमने C डैश Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and this is Coulomb's constant, C dash Coulomb constant। ओके, तो मास जिस तरह से फोर्स लगाया उसी तरीके से हमारा क्या हुआ, चार्जेस फोर्स लगाए। ठीक है, तो अब ये भी फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शंस का काम करता है, आप लोग को बताए हुए हैं, जानते हैं, और ये क्या करता है, रिपल्शंस का भी फोर्स लगाता है, अट्रैक्शंस का भी लगाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो दूसरा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वह यह है कि ये जो हमारा मास है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा जो होगा यह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम, तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, लेकिन ये जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज का फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, यह मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ जो हमारे चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वह डिपेंड किस पर करता है, मीडियम पर, और जो हमारा मास यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, और क्या डिफरेंस है? और हमने ये डिफरेंस देखा कि ये जो हमारा चार्ज होगा, चार्ज, ठीक है, यह चार्ज जो होगा, हमने पढ़ा हुआ है, चार्ज हमारा क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक यानी बहुत छोटी एंटाइटीज, छोटा है। ओके, तो इसीलिए हमने इस चार्ज को रखा नाम पॉइंट चार्जेस। कौन सा नाम? पॉइंट चार्जेस। ओके, फिर ये तो थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम आते हैं कि ये जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज, ये मीडियम पर किस तरह से डिपेंड है, मीडियम पर किस तरह से डिपेंड है, इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर ये मीडियम पर डिपेंड है तो किस तरह से मीडियम पर डिपेंड है। ओके, इसको हम समझते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, देखिए ये हमारे 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। ओके, ये फोर्स अप्लाई किया इस चार्ज पर, तो हमने सपोज किया ये 100 स्ट्रिंग या 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 100 न्यूटन। ओके, तो जब ये 100 न्यूटन इस पर फोर्स लगाया तो इसके बीच में एक हमने मीडियम रखा, मीडियम। ओके, तो ये जो है 100 का फोर्स लगाया, 100 स्ट्रिंग भेजी, 100 फोर्स भेजी,
तो ये जो 100 फोर्स भेजी तो हमने देखा कि ये जो चार्ज है इस पर सिर्फ और सिर्फ 10 फोर्स लगा, 10 फोर्स लगा, बाकी 90 क्या किया, 90 क्या किया, ये जो हमारा मीडियम है, मीडियम यह परमिशन नहीं दिया, 90 को परमिशन नहीं दिया, 10 को परमिशन दे दिया। ओके, तो परमिशन नहीं दिया कितने को, 90 को, और फोर्स कितना हुआ, 10। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरह से हमारे पास दूसरा मीडियम आया, दूसरा मीडियम, और ये हमारा दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो दूसरा मीडियम ये हमारा है कि ये हमारा क्या है, चार्ज बॉडी, यही चार्ज Q1, ये हमारा दूसरा है चार्ज Q2। ठीक, तो ये भी हमने देखा ये 100 फोर्स, 100 स्ट्रेन इस चार्ज पर लगा रहा है। ठीक, तो हमने देखा कि ये 100 लगा रहा है, लेकिन देखा कि ये जो हमारा मीडियम है, ये जो मीडियम, ठीक है, तो यह मीडियम सिर्फ 40 को जाने दे रहा है और 60 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो कितने को परमिशन नहीं दे रहा है, 60 को, और कितने को परमिशन दे दिया, 40 को। तो 40 न्यूटन इस पर फोर्स लगा और 60 को यह एब्जॉर्ब कर लिया, यानी परमिशन नहीं दिया। ठीक है, ये है हमारे जो चार्जेस होते हैं वह मीडियम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा पहला जो हमारा मीडियम था वह 90 को पास नहीं होने दिया। ठीक है, और दूसरा जो हमारा था वह 60 को पास किया, 60 को पास नहीं होने दिया, 40 को पास किया था। ठीक है, तो मीडियम हमारा जो परमिशन नहीं दे रहा है उस मीडियम का वह एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है परमिटिविटी। क्या नाम है, परमिटिविटी। ओके, तो हमने देखा कि परमिटिविटी जो है वो क्या है, एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और थोड़ा सा हम इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और क्या होता है। ठीक है, Q1 और ये रहा Q2, तो ये कितने को पास होने दे रहा था, फर्स्ट 90 पास होने दे रहा था, 90 को रोक रखा था, एब्जॉर्ब कर रखा था और 10 फोर्स लगा रहा था। ओके, दूसरा था हमारा Q1 और ये रहा Q2, ये 60 को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। ठीक है, तो इस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम रखा हमने परमिटिविटी। ओके, ये हमारा है परमिटिविटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं। तो ये जो हमारे डिफरेंट मीडियम, सपोज ये हमारा एक मीडियम है, इसकी डेंसिटी कुछ है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा मीडियम रखा, उसकी भी डेंसिटी कुछ है। तो हमने देखा कि जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमने देखा डेंसिटी डिफरेंट है, मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट करने से उसके फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टेम्परेचर्स किसी मीडियम्स को हमने देखा कि अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है तब पर भी देखा कि वह फोर्स जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, फिर हमने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर है वह 80 डिग्री हो गया, फिर भी हमने देखा फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इस तरह से जो हमारे मटेरियल्स हैं, डेंसिटी हुआ, टेम्परेचर्स हुआ, तो हमने देखा कि जो हमारा इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है ना तो डेंसिटी पर है और ना ही टेम्परेचर्स पर है। ठीक है, तो मीडियम की वह कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इफेक्टिव है, तो आंसर है वह है परमिटिविटी। ओके, तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि यह डिपेंड करता है मीडियम पर, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको हम रिटर्न कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance r is Fe is equal to C dash Q1 Q2 upon r square, where C dash is Coulomb's constant depends on medium, ऐसा हमने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। ओके, और
जो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम क्या हुआ? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। ओके, तो परमिटिविटी का जो डिनोट करने का सिंबल है वह है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। तो ये हमारा है एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। अब सी डैश जो है वो क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। ओके, तो इसका फिगर्स भी आप बना सकते हो। ये रहा हमारा पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज Q1 डिस्टेंस, ये रहा Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस हुआ R। ये फिगर्स, तो ये फिजिकल टू दिस। ओके, तो सी डैश हमारा जो है वो है क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। ओके, जो मीडियम पर डिपेंड करता है। अब बात आती है, यह एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसकी एक वैल्यू होती है। ओके, तो ये जो वैल्यू है, सी का वैल्यू है, ये किस तरह से क्या आई इसको हम समझते हैं, और कहां से आई, किस तरह से लिया गया है इसको हम समझते हैं। ओके, तो जो हमारा सी है, सी की जो वैल्यू है वह इस तरह से है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है यह पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज जो होता है, ठीक है, ये फोर्स लगाता है। ओके, तो जब ये फोर्स लगाता है तो क्या ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है? आंसर है नो। इस डायरेक्शन फोर्स लगाता है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में? आंसर नो, ये हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, और ये जो फोर्स लगाएगा वह इस तरह से होगा, ये पॉइंट चार्ज होगा और इसका जो फोर्स होगा, फोर्स लगाएगा ये इस तरह से लगाएगा, ऐसे ऐसे पूरी स्पेस में इस तरह से फैलेगा, लाइक एज स्फीयर। स्फीयर जो होता है हमारा इस तरह से फैलता है। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से ये जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा, यानी Q जो हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वह इस तरह से स्फेरिकल करता है, स्फेरिकल। ओके, लेकिन जो हमको ये दूसरा चार्ज मिलेगा, यहाँ पे ये हमारा जो दूसरा चार्ज है, इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह सिर्फ और सिर्फ यही लाइन, एक ही लाइन उस पर एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो अब हमने देखा कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो इस तरह से अपने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने फोर्स को लगा रहा है चारों तरफ स्फेरिकल, तो हमने देखा ये कितने का एंगल बनाता है? ये पॉइंट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितने का एंगल बनाता है? तो आंसर है 4 पाई का एंगल बनाता है। कोई भी स्फेयर जो होता है कितने का एंगल बनाता है? 4 पाई का। तो ये जो पॉइंट चार्ज हुआ कितने का बनाया? 4 पाई। तो 4 पाई जो है हुए वो सभी के लिए, इधर के भी इधर, यानी सभी डायरेक्शंस के उसके लाइन हुए या उसके एंगल्स हुए 4 पाई। ओके, लेकिन हमको लेना कितना है? तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लेना है, एक ही लाइन, लाइक एज दिस, एक ही लाइन। ओके, तो 4 पाई में से हमको एक ही लाइन लेना है। तो हमने देखा एक लाइन के लिए, यानी एक एंगल के लिए पूरा कितने का बनाया? 4 पाई। तो एक एंगल के लिए कितना बनाएगा? 1/4 पाई। तो ये आया हमारा 1/4 पाई। ओके, अब ये जो हमारा C है, C ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा C है वही F है, यानी C को हम फोर्स समझ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हम इस तरह से देखते हैं। फिर से देखिए, फिर ये जो हमारा C है वो किस पर डिपेंड है? मीडियम पर भी डिपेंड है। तो अभी इसके पहले हमने एग्जांपल बताया था कि ये Q1 है और ये Q2 है। तो फर्स्ट टाइम कितने को पास नहीं होने दे रहा था? तो आंसर है 90। ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी क्या हुई? 90, और फोर्स कितना हुआ? 10। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार क्या था कि दूसरी जो हमारा रिजल्ट था वो ये था Q1 Q2। तो हमने देखा इसमें ये 10 को ही केवल रोक रहा है, 10 को रोक रहा है, कितने को पास कर रखा? 90 को। ये हमारा 90 क्या हुआ? फोर्स। ठीक है, तो जो रोक रहा है वो क्या है? एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी, और यहां पर जो परमिटिविटी है वह है 90। तो फोर्स क्या है? 10, कम है। फिर उसके बाद यहां पर जो परमिटिविटी है वह है 10, तो यहां पर फोर्स क्या है? 90। तो फोर्स और एप्सिलॉन, फोर्स और एप्सिलॉन के बीच क्या रिलेशन हुआ? आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोर परमिटिविटी लेस फोर्स, और ग्रेटर परमिटिविटी
लेस फोर्स, ये हुआ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर हमारा परमिटिविटी लेस होगा तो फोर्स हमारा ग्रेटर होगा। तो हमने देखा फोर्स यानी सी का जो रिलेशंस है वह एप्सिलॉन से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका नाम आ गया ये इनवर्सली, ठीक है। तो सी के प्लेस पर अब हम क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, यहां से लिया गया है, ठीक। अब उसके बाद ये सी की वैल्यू इसमें रखिएगा तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू सी डैश मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, और बाकी सब वही हमारा रिजल्ट रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है किस पर है डिपेंड, मीडियम पर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वह किसके लिए है, मीडियम के लिए है, किसी मीडियम का है। तो आंसर है ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम का है। ओके, और ये जो हमारा एप्सिलॉन है जो मीडियम पर डिपेंड भी है, तो ये हमारा क्या हुआ, मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन एनी मीडियम। दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स इन एनी मीडियम। ओके, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी मीडियम के लिए, ठीक है। ओके, ये हमारा होगा मीडियम, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा इसका और कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मीडियम में हमने एक मीडियम लिया एयर मीडियम, और या फिर इसी को हम बोल देंगे वैक्यूम। हम अपने अर्थ के सरफेस से और ऊपर गए ये स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स पर जाने से, तो हमने देखा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो मीडियम हमारा क्या होता है, मीडियम्स की कमी होने लगती है। तो हमने देखा ऊपर हमको एक वैक्यूम मिला जहां पर कोई मीडियम नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, ठीक है। तो हमने उसका नाम रखा वैक्यूम, या उसी को हम रिलेट कर लेंगे जनरल में, वो हमारा एयर है। तो एयर, वैक्यूम, और उसी को हम दूसरा नाम देंगे जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर्स में, उसका नाम होगा फ्री स्पेस। अगर हमारे ये जो दोनों चार्ज हैं तो इसको हम फ्री स्पेस में रखेंगे, फ्री स्पेस में। तो इसके पास कोई मीडिया है, आंसर है नो, मीडिया नहीं है, ठीक है। तो जब इसके पास मीडिया नहीं है तो इसके पास जो परमिटिविटी होगी वह नहीं होगी, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। तो हमने एक दूसरा फोर्स रखा, फोर्स को कहाँ हमने कैलकुलेट किया, स्पेस में, फ्री स्पेस में। तो हमने रखा कि जो हमारा मीडियम है वह क्या है, फ्री स्पेस है, उसको वैक्यूम हम बोलेंगे और एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो फोर्स, ये जो फोर्स है ये कहाँ है, इन वैक्यूम, इन एयर या इन फ्री स्पेस। दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स इन वैक्यूम या फिर इन फ्री स्पेस। ओके, समझ में आया? तो ये है इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स इन फ्री स्पेस है। ओके, तो इसको नोट हो गया, एस करें, ठीक। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, और ये जो हमारा है यह कूलॉम कांस्टेंट के प्लेस पर हमने रखा हुआ है। तो ये एक कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट किया गया और उसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिली हमको 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हुई R स्क्वायर का डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई R स्क्वायर और Q1 Q2 का डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स का न्यूटन, ओके, R स्क्वायर डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी कूलॉम स्क्वायर। ओके, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं जो हमारी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, इसकी भी वैल्यू मिलती है, 8.85 × 10⁻12। अब
ये एप्सिलॉन है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो रिवर्स हो जाएगी। हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो इसकी जो यूनिट मिलेगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा ये सब हमने कांस्टेंट की वैल्यू इस फार्मूले में रखा, तो हमको मिला क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो फिर हमने देखा कि अगर हम Q1 और Q2 के प्लेस पर यूनिट चार्ज रखें, यूनिट चार्ज 1 कूलम्ब और यूनिट डिस्टेंस पर रखें। ओके, तो फ्री स्पेस में हमने क्या देखा, फ्री स्पेस में ये हमारा चार्ज, ये हमारा चार्ज, हमने इसको फ्री स्पेस में रखा, ये भी यूनिट चार्ज है, ये भी यूनिट चार्ज है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये भी कैसा है, यूनिट। ओके, तो हमने फ्री स्पेस में फोर्स को कैलकुलेट किया, तो फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद हमको जो उसका रिजल्ट मिला 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो पहला क्लास याद है जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए थे, वह बहुत ही छोटा था, लेकिन यह जो फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, तो ये हमारा हुआ फोर्स इन फ्री स्पेस ऑफ यूनिट चार्जेस। यूनिट चार्ज को जब हम फ्री स्पेस में रखे थे तो ये हमको फोर्स मिला। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स इन फ्री स्पेस। तो हमने देखा कि हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, मतलब क्या है, फ्री स्पेस है। ओके, अब जब भी हम इस फोर्स को यानी ये दोनों चार्ज को स्पेस से यानी फ्री स्पेस से कहीं किसी दूसरे मीडियम में लाएंगे तो इसका जो फोर्स होगा इफेक्टिव होगा। ओके, तो वह जो फोर्स होगा इससे कहीं कहीं इफेक्टिव होगा जब हम किसी मीडिया में ले जाएंगे। ओके, तो अब हमने ये देखा कि ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो हमारा क्या है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। ठीक है, तो अब ये जो मीडियम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वह क्या है, 8.85 इंटू 10⁻12। तो फिजिक्स क्लास 11th में हमने कहा था कि जो हमारी फिजिक्स होती है बहुत इजी बेस पर होती है, इजी से इजी होती है, बनाया जाता है। तो ये जो हमारा वैल्यू हुआ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना ढेर सारी बड़ी सी क्वांटिटी बोलने के प्लेस पर हम एक दूसरी क्वांटिटी यानी छोटी क्वांटिटी बोले जिससे हम समझ जाए कि हाँ ये इतनी इसकी परमिटिविटी है या इतना ये फोर्स लगाता है। ओके, तो हम इसको बहुत ही छोटे क्वांटिटी में बोलना चाहते हैं, इजी बेस पर बोलना चाहते हैं, तो हमारा क्या हुआ, उसको हम अब रिलेट कर देते हैं, उसी का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो हमने देखा कि जो हमारा फोर्स होता है वह परमिटिविटी के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि फ्री स्पेस में जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है वो क्या है, ये है। ठीक, अब अगर हम फ्री स्पेस से हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को वाटर में डुबोते हैं तो मीडिया चेंज हुआ। ओके, तो हमने देखा जो अब यह फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वह अब हाफ हो गया। जो फ्री स्पेस में फोर्स था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अब फोर्स कैसा हो गया, हाफ। ठीक है, ओके, अब बताइए जब फोर्स हाफ हुआ तो हमारी परमिटिविटी क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इस दोनों चार्ज मटेरियल्स को हम फ्री स्पेस में कैलकुलेट किए इसके फोर्स को, जब हमने उसको लिक्विड में डुबोया, वाटर में डुबोया तो इसका फोर्स कम हो गया। तो देखिए आधा होगा, तो फोर्स आधा हुआ तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जो उसकी परमिटिविटी है वह अब 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है इतनी वैल्यू, फिर उसके बाद आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ दूसरी क्वांटिटी आएगी, तो आपको बोलना पड़ेगा 17.67 इंटू 10⁻12, इतना बोलना पड़ेगा। तो बट हम कह देंगे अगर फोर्स आधा हुआ तो हम ये कह देंगे उसकी परमिटिविटी क्या हुई, 2 टाइम्स हो गई। इजी। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा इस चार्ज को जब फ्री स्पेस में रखे थे, जो हमको फोर्सेस मिले थे, अब हमने दूसरा मीडियम ले लिया, वाटर के प्लेस पर हमने कोई दूसरा मीडियम लगा दिया। ठीक है, हमने लगाया यही मीडियम लगा दिया। ठीक है, अब हमने जो देखा कि जो हमारा फोर्स ठीक है, वह जो फोर्स है वह अब कैसा हो गया, 60 टाइम्स लेस हो गया। ओके, तो 60 टाइम लेस का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि ये जो फोर्स हुआ वो क्या हो गया, 60 टाइम लेस हो गया। तो इसका मतलब ये है उसकी परमिटिविटी क्या हो गई, 60 हो गई। उसकी परमिटिविटी क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक है, तो हम
इन सबको किससे रिलेट कर रहे हैं, मीडियम में जो फोर्सेस हम रिलेट कर रहे हैं किससे, फ्री स्पेस से, तो इसी का नाम रखा गया रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो डेफिनेशन हुआ या जो फार्मूला हुआ हमने इस तरह से देखा, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये है हमारा। ओके, अगर हम इसको फोर्स में लिखना चाहें, फोर्स के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो फोर्स इन फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, यानी मीडियम का एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा एप्सिलॉन और यानी रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने देखा कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है तो इसका हमने एक दूसरा नाम रख दिया, ये कांस्टेंट है, एक दूसरा कांस्टेंट रखा, उसका नाम हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने देखा था कि जो रोक रखता है, जो चार्ज में बताया था ना, जब चार्ज को हम क्लासिफाइड कर रहे थे यानी मटेरियल्स को क्लासिफाइड कर रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम K से डिनोट करते हैं और ये हमारा हुआ इसके इक्वल्स। तो हम देखा K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं। इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ऐसा पढ़ा हुआ। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस परमिटिविटी। ओके, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कैलकुलेट करना चाहें, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है, तो मीडियम हमारा कैसा हो गया, फ्री स्पेस का हो गया, तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू 1, क्योंकि मीडियम हमारा कैसा है, फ्री स्पेस, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, फ्री स्पेस से ही कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी हमको क्या मिला 1, किसका, फ्री स्पेस का। ओके, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया एप्सिलॉन और यानी फ्री स्पेस का, जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी का जो फ्री स्पेस है वो 1 है। अब वहां से हम अगर किसी मटेरियल्स को लाएंगे किसी दूसरे मीडिया में, तो उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी मीडियम्स की जो परमिटिविटी होती है वह क्या होती है, मोर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा ही होगी। ओके, इसलिए उसका फोर्स कम होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा फार्मूला था एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन m की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमको मिला एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को अभी हमने बताया आपको कि इसका एक दूसरा नाम है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने मीडियम का फोर्स पढ़ा हुआ है। ओके, तो मीडियम का फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, किसी मीडियम में फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, फिर ये हमको मिला Fm यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब m के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, एप्सिलॉन m के प्लेस पर एप्सिलॉन इनटू k रख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो हम इसका वैल्यू जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, 9 × 10 पावर क्या होता है 9। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ फार्मूला, किसी मीडियम में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब उसके बाद इसका हम एक डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसका डायमेंशंस क्या होता है। तो डायमेंशंस हम क्लास 11th में सीखे हुए हैं, हो सकता है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, और नहीं आता तो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है। ओके,
तो इसका हम डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशंस इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके यूनिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट थी। ओके, तो अब ये कूलम है, तो कूलम की हमने डायमेंशंस आपको पहले लेक्चर्स में या दूसरे लेक्चर में हमने बताया होगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, तो I फॉर A और T हुआ। तो AT जो होता है वह चार्ज की डायमेंशंस होती है। तो ये हुआ A स्क्वायर T स्क्वायर, स्क्वायर इसका फोर्स है न्यूटन, यानी फोर्स का ML T-2 इंटू M स्क्वायर, लेंथ मीटर स्क्वायर, L स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिलता है, m को ऊपर ले जाइए, m-1 L इंटू एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L क्यूब, तो ऊपर ले जाएंगे L-3, T-2 है और T+2 है, इसको ले जाएंगे +2 हो जाएगा, तो T पावर क्या हो जाएगा 4 और A स्क्वायर है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, ठीक है, तो हमने ये सीखा कूलम्स लॉ के बारे में। तो हमको कूलम्स लॉ बेसिक में क्या चीज़ देता है, तो कूलम्स लॉ हमको बेसिक में एक फोर्स देता है, फोर्स। और हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स ने बताया था कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उस क्वांटिटी के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल का हमारा जो क्लास होगा वह होगा कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से राइट करते हैं। ओके, थैंक यू।